बेटा शुभजीत, पल्लवी की हालत बहुत खराब है। तू जल्दी से आ जा, नहीं तो देर हो जाएगी। इतना सुनते ही शुभजीत का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और अगली सुबह गांव की बस पकड़ ली। रास्ता काटे नहीं कटता था। जैसे ही शुभजीत अपनी बहन पल्लवी के ससुराल पहुंचा तो अचानक से दरवाजे पर भाई को सामने खड़ा देख पल्लवी घबरा गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। भैया, आप यहाँ क्यों आए? छोटे से गांव कमलपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन मोदी परिवार के घर में रोज की तरह आज भी चीख पुकार गूंज रही थी। चुप कर जा, शर्म नहीं आती? तुझ जैसी निकम्मी औरत को। निखिल पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और साथ ही साथ उसके हाथों की मार भी गिर रही थी। कभी पीठ पर, कभी गाल पर, कभी बालों में पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए। पल्लवी की आंखों में आंसू नहीं, अब बस एक खामोशी थी। इतना कुछ सहने के बाद भी वो चुप रहती, क्योंकि समाज और संस्कारों की बेड़ियां उसे बांध रखी थी। अभी 5 साल पहले ही तो उसकी शादी निखिल से हुई थी। पल्लवी बड़े ही सपनों के साथ इस घर में आई थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वो समझ गई थी कि ये घर उसके लिए घर नहीं, एक जेल है और निखिल उसका जेलर। निखिल एक बेरोजगार, शराबी और अत्याचारी पति था। उसके पास बस एक ही हुनर था, गुस्सा और मारपीट। पल्लवी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसका एक भाई था, शुभजीत, लेकिन शुभजीत मुंबई में नौकरी करता था और पल्लवी ने उसे कभी बताया ही नहीं कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। एक दिन जब पल्लवी ने अपनी सास सुमित्रा जी को खाना परोसा तो खाना खाते ही सुमित्रा जी निखिल को सुनाते हुए चिल्ला पड़ी, बहू, ये कैसा खाना है? दाल में नमक भी नहीं है। वो भी पल्लवी की जिंदगी में आग में घी डालने का ही काम करती थी। बहू, तू तो जैसे घर की इज्जत डुबोने आई है। एक तो तेरी कोई संतान नहीं है, बे औलाद हो, ऊपर से खाना भी बेस्वाद बनाती हो। अरे, कोई तो गुण होगा तेरे अंदर या नहीं? मेरा बेटा तो तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी की सजा भुगत रहा है। सुमित्रा जी के ताने सुनते हुए पल्लवी बस नीचे देखती रही। उसके होठ फटे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और मन बेजान था। शुभजीत मुंबई में एक शेयर मार्केट कंपनी में मैनेजर था। बहन की शादी के बाद कभी कभार फोन पर बातें होती थी तो पल्लवी हमेशा मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है भैया। पल्लवी शुभजीत से जानबूझकर कुछ नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो। पल्लवी के पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपने दिल का दर्द सुना सके, जिससे 2 पल अपने मन की बात कर सके। अगर कोई था तो बगल के एक बुआ जी, जो कभी कभी सुमित्रा जी के ना होने पर चोरी छुपे जाकर पल्लवी से हालचाल पूछ लेती। लेकिन उस दिन कुछ तो टूटा था जब राक्षसों की तरह निखिल पल्लवी के ऊपर लात घूंसे बरसा रहा था, बाल पकड़कर उसे घसीट घसीट कर मार रहा था। जब बुआ जी को पल्लवी की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने तुरंत ही पल्लवी के भाई शुभजीत को फोन लगाया। बेटा शुभजीत, पल्लवी की हालत बहुत खराब है, तू जल्दी आ जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही शुभजीत का कलेजा कांप गया। उसने ऑफिस से तुरंत छुट्टी ली और अगली ही सुबह गांव की बस पकड़ ली। रास्ता कटते नहीं कट रहा था। मन में अनजाना सा भय बार बार शुभजीत के दिमाग में आता रहा। आखिरकार अंधेरा होते होते शुभजीत पल्लवी के ससुराल पहुंच गया। जैसे ही दरवाजे की बेल बजाई तो पल्लवी ने दरवाजा खोला और अचानक से सामने शुभजीत को देख चौंक गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने कहा, भैया, आप यहाँ क्यों आए? पल्लवी की हालत देख शुभजीत की आंखों में आंसू आ गए। पल्लवी, भाई हूँ तेरा और तू पूछ रही है कि क्यों आया? शुभजीत ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी, उसके होठों की चोट देखी और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये सब क्या है पल्लवी? जाने कितने दिनों के बाद किसी ने प्यार से पल्लवी के सर पर हाथ फेरा था।
पल्लवी खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए वह सुभजीत के सीने से लग गई। अपना सारा दर्द आंसुओं में बहाते हुए बोली, हर दिन मार पड़ती है भैया, बिना किसी वजह के। हर दिन बस ताने, गालियां, और इसके आगे पल्लवी बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी हिचकियां बंद गई। पल्लवी की बात सुन सुभजीत की आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। पल्लवी को शांत कराते हुए बोला, बस पल्लवी, अब बहुत रो लिया तुमने, अब बहुत हो गया। अब तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ, तुझे अब और सहने की जरूरत नहीं है। सुभजीत पूरी रात करवटें बदलता रहा। पल्लवी का घायल चेहरा उसके आंखों के आगे नाच रहा था। घर में किसी को भी पता नहीं था कि सुभजीत आया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही आंगन में पड़ी, तब तक सुभजीत ने खुद को संभाल लिया था। मन ही मन उसने ठान लिया कि अब पल्लवी के जीवन में और आंसू नहीं होंगे। तभी उसे पल्लवी किचन में जाती हुई दिखाई दी। वो सीधा किचन में गया, पल्लवी को रोकते हुए बोला, पल्लवी, आज खाना नहीं बनेगा, तुम बस चुपचाप जाकर आराम करो, बाकी मैं देख लूंगा। सुभजीत की बातें सुन पल्लवी हैरान रह गई। लेकिन भैया, माजी और निखिल, आज से वो तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, सुभजीत ने ठोस आवाज में कहा। तभी निखिल की आवाज गूंजी, अरे ओ पल्लवी, चाय बना दी? अब फिर आज तेरा मुंह तोड़ू क्या? निखिल की आवाज सुन सुभजीत ने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा और तेज कदमों से किचन से बाहर निकलता हुआ बोला, निखिल। निखिल ने पलट कर देखा, अबे कौन है तू, क्या लेने आया है? अच्छा, तो मतलब तुम शराब के नशे में इतना धुत हो कि मुझे भी नहीं पहचान रहे हो? तो ठीक है, बता ही देता हूँ, मैं पल्लवी का भाई हूँ, सुभजीत नाम है मेरा, और अब पल्लवी को तुझ जैसे दरिंदे से बचाने आया हूँ। सुभजीत की बातें सुन निखिल उसके ऊपर हंस पड़ा। अच्छा, तो तू वही भाई है जो अपनी बहन को छोड़कर मुंबई भाग गया था? सुभजीत ने गुस्से में निखिल का कॉलर पकड़ा। बस अब बहुत हो गया निखिल, 5 सालों से तू मेरी बहन पर हाथ उठा रहा है, आज नहीं छोड़ेगा तुझे यह सुभजीत। तभी निखिल के चिल्लाने की आवाज सुन सुमित्रा जी भी बाहर आ गई। सुभजीत और निखिल को एक दूसरे से मारपीट करते हुए देख सुभजीत के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है, तुम हमारे ही घर में आके हमें ही धमका रहा है? पीछे से सुमित्रा जी की आवाज सुन निखिल का कॉलर पकड़े सुभजीत गुस्से में उनकी ओर मुड़ते हुए बोला, आपने भी कम नहीं किया माँ जी, बहू नहीं नौकरानी बना दी पल्लवी को, पर अब सब कुछ बदलेगा। इधर बेचारी पल्लवी भाई और पति को आपस में लड़ते हुए देख डर के मारे दौड़कर बीच में आ गई। भैया प्लीज झगड़ा मत करो, मैं ठीक हूँ। नहीं पल्लवी, अब तू चुप नहीं रहेगी, इन दोनों को उनकी हैवानियत की सजा तो मिलकर ही रहेगी। जैसे तैसे तो पल्लवी और सुमित्रा जी ने निखिल और सुभजीत को अलग किया, लेकिन सुभजीत जानता था कि ये लड़ाई अकेले घर के अंदर नहीं जीती जा सकती। इसलिए कुछ सोचते हुए उसने गांव के सरपंच को बुलाया। पंचायत बैठाई जहां गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। सुभजीत ने सबके सामने पल्लवी की चोटें दिखाई, उसके मेडिकल रिपोर्ट लाकर रखे और पड़ोसियों की गवाही ली। सबने देखा था कि निखिल रोज उसे जानवरों की तरह मारता था। निखिल गुनहगारों की तरह चुपचाप एक कोने में खड़ा था। सरपंच ने कहा, निखिल, तुमने अपनी पत्नी को मारा, गालियां दी, और तो और उसे कभी इंसान भी नहीं समझा। इसलिए अब पंचायत तुम्हें समाज से बहिष्कृत करती है और समाज में तुम्हारे जैसे राक्षस की कोई जरूरत नहीं है। और पल्लवी चाहे तो तुमसे तलाक ले सकती है या तो चाहे पुलिस के हवाले भी कर सकती है। हम हर कदम पर उसका साथ देंगे। पल्लवी को कल तक का टाइम दिया जाता है। पल्लवी का जो फैसला होगा पंचायत को मंजूर होगा। पंचायत का फैसला सुन पूरा गांव पल्लवी के समर्थन में खड़ा हो गया।
पूरे गांव को पल्लवी की तरफ देख अब निखिल की हालत खराब थी। ऊपर से वो पूरे समाज में बदनाम भी हो गया था। चारों तरफ से जब सब लोग निखिल को ही भला बुरा कहने लगे, सुमित्रा जी चुपचाप एक कोने में खड़ी खुद की और बेटे की बेइज्जती होते हुए देखती रही। ये उनका घर नहीं था जहां उनके अलावा किसी की नहीं चलती थी, ये समाज था और समाज हमेशा सच्चाई का साथ देता है। तभी सुभजीत निखिल के पास आकर बोला, अगर पल्लवी ने एक हाँ कर दी तो पूरी जिंदगी तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। सुभजीत ने आंखों में आग भर कर कहा। पूरी पंचायत को, पूरे गांव को अपने खिलाफ जाता देख निखिल घबरा गया। भागते हुए वो पल्लवी के पास गया। पल्लवी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। अचानक से निखिल का बदला हुआ सुर देख पल्लवी चुपचाप खड़ी रही। निखिल गिड़गिड़ाए जा रहा था। पल्लवी खड़ी थी जैसे किसी निर्णय की दहलीज पर खड़ी हो। कल उसे अपना फैसला पंचायत के सामने रखना था। रात के सन्नाटे में पल्लवी की आंखों में नींद नहीं थी। भैया के शब्द, निखिल की गिड़गिड़ाहटें, सास की चुप्पी, सब कुछ एक सैलाब की तरह उसके मन में उमड़ रहा था। तभी सुभजीत उसके पास आया और प्यार से बोला, पल्लवी, अब फैसला तेरा होगा, माफ करेगी या छोड़ देगी? जो तुझे ठीक लगे वही कर, क्योंकि सहा भी तुमने ही है। सुभजीत की बात सुन पल्लवी चुप रही, कुछ सोचते हुए बहुत देर बाद बोली, भैया, अगर मैं चली गई तो सब यही कहेंगे कि एक औरत घर नहीं संभाल सकी। लांछन तो मेरे ऊपर ही लगेगा ना। पल्लवी, क्या रोज रोज की मार खाना घर संभालना कहलाता है? सुभजीत ने कड़वा सच सामने रखा, जिसे सुन पल्लवी ने गर्दन झुका ली और आंखों में आंसू लिए बोली, सच तो ये है भैया कि अब मैं थक गई हूँ, अब और सहना नहीं चाहती, लेकिन जाने से पहले एक बार निखिल से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। पल्लवी की बात सुन सुभजीत ने कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह पल्लवी ने निखिल को अपने कमरे में बुलाया। निखिल मुंह गिराए आकर पल्लवी के सामने खड़ा हो गया। तो पल्लवी ने कहा, निखिल, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जब भरी पंचायत में सबके सामने मुझे मारने की बातें खुली? निखिल चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। क्या तुम्हें एक दिन भी मेरी आंखों में देखकर अफसोस नहीं हुआ? तो निखिल ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हुई पल्लवी, मैं बदल जाऊंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। पल्लवी ध्यान से निखिल के चेहरे पर देखा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि निखिल का ये नाटक बस उसके फैसले को बदलने के लिए है। निखिल कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसलिए पल्लवी अब शांत और मजबूत आवाज में बोली, अब देर हो चुकी है निखिल, मैं अब खुद को खो नहीं सकती। तुमने मुझे इतना तोड़ दिया है कि अब मुझ में वापस जुड़ने की हिम्मत तो है, पर तुम्हारे साथ नहीं। मतलब तुम जा रही हो? निखिल हैरानी से पल्लवी को देखते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे तलाक लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही निखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद पल्लवी पंचायत के सामने खड़ी थी और निडर होकर उसने अपना फैसला साफ साफ सुना दिया। और करीब 2 हफ्ते बाद कोर्ट में पल्लवी ने तलाक की अर्जी दी। सुभजीत उसका साथ हर कदम पर दे रहा था। पल्लवी के फैसले पर गांव में कुछ लोगों ने बातें बनाई, पर ज्यादातर औरतों ने पल्लवी के इस फैसले की तारीफ की। अब पल्लवी बिल्कुल अकेली थी, लेकिन निडर थी। अब वो कुछ करना चाहती थी, अपने जैसे औरतों के लिए कुछ करना था उसे। वो नहीं चाहती थी कि जो दुख उसने झेले हैं वही दुख कोई और भी झेले। इसलिए कुछ महीने बाद पल्लवी ने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की मदद करता था। पल्लवी अब अपने जीवन के नए पड़ाव में पूरी तरह से रम चुकी थी। हर दिन वो महिलाओं को सशक्त बनाना सिखा रही थी और उधर निखिल की दुनिया अंधेरे में जा चुकी थी। तलाक और गांव में बदनामी के बाद
उसके रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया। गांव वालों ने बात करना बंद कर दिया। खुद को गांव वालों से और घर से दूर रखने के लिए निखिल ने नौकरी ज्वाइन की थी। लेकिन जैसे ही वहां पर सबको पता चला कि निखिल के ऊपर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, उसे नौकरी से भी निकाल दिया। उसकी नौकरी भी छूट गई। गांव वालों के ताने सुन, औरतों की बातें सुन, सुमित्रा जी ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते सुमित्रा जी भी बीमार रहने लगी। ऐसा लगता जैसे उस घर में कोई है ही नहीं। पल्लवी के बिना पूरा घर वीरान हो गया था। एक दिन निखिल अकेले बैठा, नशे में धुत। जब उसने पल्लवी की पुरानी तस्वीर देखी, आंखों में आंसू निकले। उसके मुंह से निकल पड़ा, काश उस वक्त मैं समझ गया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूग गई खेत। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।